प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी और शायरी जिसके साथ में ये नहीं होता वो अपनी जिंदगी को अधूरी जीकर मरेगा। मोहब्बत के बाद का इंसान होता कैसा है? ऐसा होता है कि पहली नजर में आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत पहली नजर में ही होती है। जब आपका दिल टूट जाता है तब आपको रियलाइज होता है कि यही मेरी सच्ची मोहब्बत थी। मैनिफेस्ट क्यों करना है कि हमें गाड़ी ही चाहिए, घर चाहिए? लोग मोहब्बत को भी मैनिफेस्ट करते हैं। क्या ये रेड फ्लैग है और ये ग्रीन फ्लैग है, तो आप क्या क्या देखेंगे उस लड़के का? आपको सबसे ज्यादा शायर कौन पसंद है? सबसे मुश्किल काम पता है क्या है इस दुनिया के अंदर? अकेले रहना। जॉनी ली साहब को डिस्क्राइब करना हो आपको, ये क्या थे वो? अगर दो तरफा मोहब्बत हो जाए तो फिर वो मुकम्मल होकर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना, बहुत ताकतवर होती है। कोई भी प्यार जिसका दिल ना टूटा हो ना, वो कभी मोहब्बत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर एक शब्द में मोहब्बत को जगह होती है ना, तो वो कश्मीर होती है। कश्मीर होती। क्योंकि वो है इतना खूबसूरत कश्मीर। एक लड़की की शादी क्यों होती है? उसके घर में उसको खाना उसके भाई बहन भी खिला सकते हैं, उसकी पढ़ाई उसके भाई बहन भी करा सकते हैं। मोहब्बत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। जो चीजें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उनकी कदर उतनी ही कम हो जाती है। लड़कियां ज्यादा इमोशंस छुपाती हैं या लड़के? लड़के कहीं ना कहीं अपने ना जज्बातों को बड़ा अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले टैग की वजह से, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है। लड़के हो तुम रो नहीं सकते। लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। लड़के रोते नहीं। Are you a girl? Boys don't cry. वक्त के पास भी सब चीजों का मरहम नहीं होता। तन्हाई का मरहम मुझे नहीं लगता कि वक्त के पास है। क्या बताए अपना हाल कि कैसे है तुम्हारे बाद, बस लोगों को अब जिंदा नजर आता है। क्या कहने। इस दुनिया में कोई भी इंसान, वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ चीजें हैं जिनके बिना नहीं रह सकता, जिसमें से प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी और शायरी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो, लेकिन आप इस सब के पास कभी ना कभी जाते हैं या इसको छू के वापस आ जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये होता बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानूंगा कि जिसके साथ में ये नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी को अधूरी जीकर मरेगा। तो इस सब पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं रेनू तंवर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका द सेट टॉक पर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे पॉडकास्ट पे वक्त देने के लिए। और इस पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो आपके जो इंस्टाग्राम का बायो है उसने मुझे किया। मोहब्बत के बाद का इंसान। मोहब्बत के बाद का इंसान। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि मोहब्बत के बाद का इंसान होता कैसा है? तो मोहब्बत के बाद का इंसान, मोहब्बत के बाद का इंसान बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा। क्योंकि जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, उसके बाद वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मेरा मानना ऐसा है। और मोहब्बत के बाद ना इंसान अपने आप को पा लेता है। और जब आप अपने आप को पा लेते हो ना, तो आप और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो और खुद को पहचान पाते हो। तो मोहब्बत के बाद का इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुलझा हुआ, समझा हुआ होता है। अच्छा, सिखाती क्या है फिर मोहब्बत? क्या मोहब्बत ही सिखाती है आपको ये बहुत कुछ सुलझना? सिखाती है, बहुत जी, कुछ सिखाती जैसे है। कि कुछ चीजें जो आप मतलब सीखते हैं लोग, या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे। बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जी। देखो, मोहब्बत ना कई तरह की होती है। हमें मोहब्बत अपने देश से हो सकती है, अपनी माँ से मोहब्बत होती है, अपने पिता से मोहब्बत होती है। ऐसे ही हमें किसी इंसान से मोहब्बत होती है। तो दिल एक ही है, उसके अंदर जज्बात अलग अलग है। तो जो मोहब्बत होती है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। बहुत सारे इमोशंस, आपके तरह तरह के इमोशंस आप समझ पाते हो। और मोहब्बत से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आपने कहाँ से शुरू किया था ये शायरी को? क्योंकि ज़्यादा वक्त आपको हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपका बैकग्राउंड भी शायरी से जी। होगा। क्योंकि लेकिन इंटरेस्ट है तो कभी भी जाग सकता है, कभी भी आपको कोई भी चीज़ पसंद आ सकती है। तो आपको कब पिन किया था ये शायरी का? अच्छा, ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। जी। मेरे दोस्त भी पूछते हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं शायरी करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या कर रही है तो आजकल। तो एक ना ये मैंने बताया, जब मैं बताती हूँ ना तो लोग बड़ा रिलेट कर पाते हैं कि यार ये तूने बड़ी गहरी बात कह दी। तो जब भी मैं शायरी की बात करती हूँ ना कि शायरी कब से शुरू कर दी, तेरा इंटरेस्ट कब से ऐसा आने लगा शायरी में, तो इसके लिए ना मेरे पास यही जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना शायरी को चुना नहीं है, शायरी ने मुझको चुना है। अच्छा। अगर आप मेरा पेज स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे उस पे आपको ना बहुत सारे ट्रैवल वाली वीडियोस मिलेंगी। और मेरा नाम भी ऐसा ही है, रेनू अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि एक रेनू है जो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। अचानक से उसकी ज़िंदगी में ये शायरी आई। अचानक से होता है ना, किसी को पहली नज़र में किसी से मोहब्बत हो जाती है। बस ऐसे ही जब मेरी ज़िंदगी में शायरी आई ना, तो मुझे शायरी से मोहब्बत हो गई। तो मुझे शायरी अच्छी लगने लगी, लोगों को पसंद आती है।
अच्छा, आपको लगता है ऐसा होता है कि पहली नज़र में आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है? होती है पहली नज़र में, मोहब्बत पहली नज़र में ही होती है। अच्छा। हाँ, जब आपका दिल टूट जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार इससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी, यही मेरी सच्ची मोहब्बत थी। वो दिल टूटने के बाद आपको पता चलता है मोहब्बत के बारे में। हुँ। जैसे कि जब हम अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं, तो जब हम उस गाड़ी को पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये गाड़ी मुझे लेनी है, मुझे इसी से प्यार है। अब तो वो आपने सुना है ना कि देखेंगे तेरी राह चाहे ज़माना लग जाए, ज़माना लग जाए। तो ऐसा ही होता है कि आप एक चीज़ से मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर आप उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। और फिर जब वो आपको मिल जाती है, वो पहली नज़र ही तो होती है। हुँ। सब कुछ पहली नज़र का ही खेल है, पहली नज़र में ही सब हो जाता है। फिर बाद में तो फिर बातें ही बनती है बस। अच्छा, करना चाहिए इंतज़ार? बहुत आपके पॉइंट ज़रूरी ऑफ है, व्यू से? बहुत ज़रूरी है इंतज़ार करना। अच्छा। करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है उतना कि आप कर सकते हो किसी चीज़ का इंतज़ार, तो करना चाहिए। इंतज़ार करते-करते हो जाता है। जो हुँ। आपको पाना होता है, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ऐसे ही मोहब्बत में भी होता है। मैनिफेस्ट क्यों करना है कि हमें गाड़ी ही चाहिए, घर चाहिए? लोग मोहब्बत को भी मैनिफेस्ट करते हैं। क्या? वो लोगों को देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं यार कि ऐसी लव स्टोरी हमारी भी होनी चाहिए। ये मैनिफेस्टेशन की आप एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने है आज ये। तक जितने भी लोगों को सुना है वो यही कहते हैं करियर मैनिफेस्ट करो, गाड़ी मैनिफेस्ट करो, लेकिन मोहब्बत भी कर मोहब्बत को कर सकते हैं आप मैनिफेस्ट। जी। आप जब अच्छे कपल्स को देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके दिल में लगता है यार कि मेरे साथ भी मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या मेरा पार्टनर भी ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा। तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। हुँ। तो क्यों ऐसे ख्वाबों को और जगह दी जाए, उसमें मोहब्बत भी लेकर आई जाए। अब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में आप अगर कुछ क्रिएट करेंगी कि एक ये रेड फ्लैग है और ये ग्रीन फ्लैग है, तो आप क्या-क्या देखेंगी उस लड़के के अंदर? देखो पहले बात करते मतलब हैं। मैं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से नहीं हाँ। जानना चाह रहा, लड़कियों के लड़कियों पॉइंट ऑफ के व्यू से पॉइंट ऑफ जानना व्यू चाह रहा से हूँ। हर लड़की को अब किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट। हुँ। हर लड़की को नहीं, लड़के को भी चाहिए। इज्जत सबको प्यारी लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो है, इज्जत चाहिए किसी भी रिश्ते में। क्योंकि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, वो रिश्ता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। पहली चीज़। फिर उससे भी पहली चीज़ एक और है जो मैंने मिस कर दी है, वो है प्यार। क्योंकि जहाँ प्यार होगा ना, वहाँ इज्जत होती है। और जहाँ इज्जत होती है ना, वहाँ मोहब्बत फिर अलग ही होती है। हुँ। तो प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। लड़कियों को ये चाहिए, लड़कियों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक रील भी बनाई हुई है कि एक औरत को आखिर चाहिए क्या? तो एक औरत को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए और इज्जत चाहिए। हुँ। हर इंसान इज्जत के लिए घूम रहा है। सबको अपनी इज्जत प्यारी है और हर इंसान सिर्फ इज्जत ही मांगता है। चाहिए तो लड़कों को भी बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है वैसे। अब हुँ। लड़कियों की बात कर रही हैं, लड़कों को भी बहुत कुछ चाहिए नहीं लड़कों को होता। भी चाहिए। देखो, जी। दिल तो दोनों के पास जी। एक ही है ना। अब ऊपर वाले ने दिल चक्कर ये लड़कों बहुत का सारा अलग, हमारा ऐसा अलग तो जी। नहीं बनाया है। सबके दिल बराबर है, इमोशन सेम है। प्यार का तो एक ही इमोशन है ना, उसको तो वो लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए। हुँ। तो इज्जत सबसे, मेरे हिसाब से सबसे ऊपर है, इज्जत होनी बहुत चाहिए। सारे रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि आपका सर्कल ऐसा होता है। आप उस सिचुएशन में फँसते हो और उस सेम सिचुएशन में आपके साथ में कोई दोस्त, आपकी लड़की, आपका लड़का होता है, वो फँसता है। उसके साथ में जो सिनेरियो हुआ होता है ना, आप वो रिलेट कर लेते हो कि मेरे साथ में भी यही होगा। जबकि पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ में भी ऐसा हो। तो बहुत सारे रिश्ते इस वजह से भी खराब होते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ में उसने ऐसा करा था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, हुँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा ये होता है। होता है ऐसा। हुँ। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा शायर कौन पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा, ये सूर सबको पता है मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। हुँ। हम सबके प्यारे जॉन एलिया साहब। जी। मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना मोहब्बत एक से होती है, तो मुझे सिर्फ़ उनसे मोहब्बत है और बहुत ही गहरी मोहब्बत है। मतलब जॉन एलिया साहब की शायरी में आप क्या देखती हैं? आपको अगर ऐसा जॉन एलिया साहब को डिस्क्राइब करना हो आपको, जितना भी आपने उनको पढ़ा है या सुना है, तो आपको क्या लगते हैं? ये क्या थे वो? वो एक टूटे हुए इंसान थे, हुँ। जिन्होंने अपने टूटे हुए किस्से अपने लफ्ज़ों के साथ बयाँ किए। हुँ। और जॉन साहब की शायरी, जिन जो लोग बहुत ज़्यादा डीपली जॉन साहब को समझ पाते हैं, तो मैंने जहाँ तक समझा है कि जॉन साहब की शायरी में ना बहुत ही ज़्यादा खामोशी है हुँ। और उनके अंदर का दर्द है। हर शायर अपनी खामोशी और दर्द को बयां नहीं कर पाता। वो बहुत ही खामोश, टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। हुँ। वही उन्होंने अपने लफ्ज़ों में उन चीज़ों को पिरो दिया है। जी। हुँ। और जॉन साहब को तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से जॉन साहब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए।
बहुत पहले लोग, क्योंकि आप गालिब को पढ़ सकते हैं, जॉन साहब को आप पढ़ नहीं सकते। गालिब को आज आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जॉन साहब को आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते। दूसरा ये कि फिर उनकी शायरी जो है ना वो सबकी समझ में आती भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो जिसकी समझ में जॉन एलिया की शायरी आ गई फिर तो मामला उसका बहुत ऊपर है। अच्छा, अगर कोई लड़की आपसे ये पूछे कि शायरी करनी चाहिए लड़की को या नहीं करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है करनी चाहिए? क्योंकि लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। जज इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर लड़की रो रही है ना तो वो ऐसा, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। लड़कियों के अंदर बहुत इमोशंस होते हैं। हालांकि आजकल ऐसा हो रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे लड़कों को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि यार लड़कों की बड़ी फीलिंग्स है, लड़की आजकल ऐसा कर रही है, केसेस आ रहे हैं ना कुछ भी हो रहा है, कहीं से आपको न्यूज़ मिल रही है आज ऐसा हो गया, शादी से लोग डरने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से होता आ रहा है, पहले भी होते थे, हाथ से लोगों के सामने नहीं आ पाते थे, अब लोगों के सामने आ गए हैं। तो लोगों ने वैसी ही छवि बना ली है। अब सिनेरियो चल रहा है कि लड़कियों के साथ थोड़ा सा वो हो रहा है कि लड़के ज़्यादा थोड़ा सा अपने आप को ना लड़कों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया है सोशल मीडिया पर कि लड़का रोता है, लड़का ही कर रहा है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। तो वो लड़कियों के ऊपर भी है यार, वो भी परेशान है, उनके भी दिल टूटते हैं, उनकी भी लड़कियों के ऊपर चाहते हैं। कैसे है उतनी जिम्मेदारी जितनी लड़कों के ऊपर? बिल्कुल है, लड़कियों के कैसे है? ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। आप अपनी माँ से पूछिएगा ये सवाल, फिर वो बताएंगे आपको कि क्या क्या जिम्मेदारी है। नहीं, आप बताएं मुझे, चलो वो तो मुझे बहुत बताइए। जिम्मेदारी होती है एक लड़की के ऊपर। मुझे लगता है देखो जीवन किसी का भी आसान नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। नहीं, कंपैरिजन में कैसे आप कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन में मैं बताती हूँ, बहुत जी। सारा है। देखो एक लड़की काम भी करती है, हम्म, काम के साथ साथ वो बैलेंस करती है अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ को, उसके साथ उसे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है घर परिवार के साथ। मतलब मैंने देखा है मेरे सर्कल में जो लड़कियां रही है जो वर्किंग है, वो काम भी करती है, उसके बाद उनको घर भी देखना होता है, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी ना ज़्यादा माँ पर आती है। हालांकि जिम्मेदारी बाप की भी होती है पर माँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल तो है, जैसा मुझे लगता है। नहीं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, मेरे लड़कों की भी। मेरे हिसाब लेकिन से आपकी बात ठीक है, जस्टिफाई है कि लड़कियों के साथ में फैमिली जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लड़कियों की, मतलब टच में रहती है, फैमिली परिवार हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप शायरी करती हैं उस पर, तो आपको लगता है मोहब्बत एक तरफा होती है या दो तरफा ही मोहब्बत होती है? बिल्कुल होती है, एक तरफा मोहब्बत होती है। अगर दो तरफा मोहब्बत हो जाए तो फिर वो मुकम्मल होकर उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना वो बहुत बहुत ताकतवर होती है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है एक तरफा मोहब्बत में। देखो जहाँ दो चीज़ें मिल जाती हैं ना, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको कोई इंसान पसंद आया और वो इंसान भी आपको पसंद कर ले, फिर उसमें रह ही क्या गया है? फिर तो आपकी कहानी मुकम्मल हो गई है, फिर तो कुछ है ही नहीं, कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं। और कोई भी मोहब्बत बिना हार्ट ब्रेक्स के होता ही नहीं है। कोई भी प्यार जिसका दिल ना टूटा हो ना, वो कभी मोहब्बत को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। जी। जिसका दिल टूटा है ना, वही बता सकता है कि इसमें कितना दर्द है। जिसको चोट लगती है ना, वही बता सकता है। डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपके घुटने में चोट आई है तो आपको कितना दर्द हो रहा होगा। वो जिसके घुटने में चोट आई है ना, वही बता सकता है। ऐसी मोहब्बत है, जिसने करी है, जिसका दिल टूटा है, वही बता सकता है। और बात कर रहे हैं एक तरफा मोहब्बत की, तो एक तरफा मोहब्बत बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखिए एक तरफा मोहब्बत में ना, मैं आपको एक समझाती हूँ। जैसे कि हमें कोई चीज़ पसंद है, अब मुझे उसके लिए प्यार है बिना जाने कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे उससे प्यार है। आप सोचो ना वो कितनी प्यारी फीलिंग है कि हमें नहीं पता कि सामने वाला आपसे प्यार करता है नहीं करता है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए प्यार है। वो एक बड़ी अजीब सी, मतलब बहुत उस ही पर अलग सी जिंदगी तो चीज़ नहीं है। गुजारी जा सकती, फिर ये गुजारी जा सकती है पूरी देखो मुकम्मल जिंदगी मुकम्मल जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। मोहब्बत, प्यार, ये ऐसी चीज़ है, आपके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो खुदा ने बनाया है ना, एक लड़का लड़की है, लड़का लड़की में मोहब्बत होती है, ज़िंदगी चलती है, तो ये तो है ही। ज़िंदगी तो अकेले नहीं गुजारे, क्यों गुजारनी है अकेली? जब मोहब्बत मिली है करने को तो करो। अब वो आपका एक्सपीरियंस है, आपको कैसे लोग मिलते हैं। जैसे कि किसी को अच्छे इंसान मिल जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी कट जाती है, कुछ लोगों को अच्छे इंसान नहीं मिलते तो यादों में अच्छा, रह मान जाते हैं खोए लीजिए हुए। मैं हूँ, आप मुझे समझिए, मुझे एक लड़की मिली, वो मुझे छोड़ के चली गई। अब मुझे सामने किसी लड़की पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मुझे 2-3 साल हो गए और मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या करूँगा मैं? उस सिनेरियो में आप मुझे कैसे बदलेंगी? मतलब आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी 20, 25, 24 की एज में उनको प्यार मोहब्बत हुई, उनका ब्रेकअप हुआ, 26, 28 की एज में है वो, 28 में, और
बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उनका पिछला रिलेशनशिप इतना खराब रहा है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश भी करें तो उनको वो वाली चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए आदमी को? फिर तो वो यही कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। यार देखो, मूव ऑन करना, अगर बात मूव ऑन की करें ना, पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो वो आपके ना जहन में रह जाती है बात। कोई इंसान हो, वो ना कभी आपकी ज़िंदगी से निकलेगा ही नहीं। आप ये सोचोगे ना कि यार, जैसे आप देखते हो एल्गोरिदम पे चले जाते हो इंस्टाग्राम के, कि आप सैड हो, आपने अच्छी अच्छी रील्स देखी, तो आपको लगता है यार ये प्यार व्यार छोड़ो, घूमने चले जाते हैं, निकल लेते हैं ट्रिप पे, सब सेट हो जाएगा। वापस लौट के कहाँ होगे? वापस लौट के अपने घर ही आओगे ना। लोग घर के मसलों से भागते हैं, वापस लौट कर अपने घर आते हैं। ऐसे ही ना मोहब्बत होती है। हम एक इंसान को भूलने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं कि हम उसे भूल जाए, भूल जाए, भूल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते। आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा, कहीं ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल के रोने लग जाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक याद रह जाती है आपकी ज़िंदगी में उस इंसान को लेकर, और वो आपके जहन में रहती है हमेशा, जब तक आप जाते नहीं हो इस दुनिया से, तब तक। अच्छा, आपने अभी ट्रैवलिंग का जिक्र किया था और सोलो ट्रैवलिंग का, जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है और सोलो लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है वो? सोलो ट्रैवलिंग लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है। देखो, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ इंसान अकेले रहना शुरू करता है ना, वो उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, और उसको ना समझ आने लगता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ। सबसे मुश्किल काम पता है क्या है इस दुनिया के अंदर? अकेले रहना। अकेले नहीं रह पाते लोग, डरते हैं लोग अकेले रहने से। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी डर लगता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार, अगर अकेले रहना पड़ जाएगा तो कैसे रहेंगे? दोस्त नहीं होंगे तो क्या करेंगे? देखो, आपके माँ बाप आपके साथ है, माँ बाप एक दिन नहीं होंगे, तभी तो आपने अकेले रहना है ना। तो अकेले रहना बहुत पावरफुल है। जो इंसान अकेले रह लिया ना अपनी ज़िंदगी में, वो फिर उससे ना लोगों को डरना चाहिए, फिर वो किसी से डरेगा नहीं। तो सोलो ट्रैवलिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं ना, आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई जगह पर जाते हो, आप एक्सपीरियंस लेते हो। जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को जानना है ना, किसी इंसान को, तो उसके साथ एक सफ़र ट्रिप करना। पर जाओ। जब आप उसके साथ एक सफ़र पर जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा वो इंसान कैसा है। उससे क्या होता है ना, एक लंबा रास्ता होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आप किसी के साथ बैठे हो, उसको भी यहाँ फ़ोटो खींचनी है, आपको यहाँ पे कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करानी। अब हो सकता है वो बोलेगा चल यार तू मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कहीं और कुछ खाएँगे पिएँगे, वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। वहीं अगर वो दोस्त थोड़ा-सा अटपटा होगा ना, वो कहेगा नहीं यार, मुझे तो यहीं फ़ोटो क्लिक करानी है, मैं तो यहीं खाना खाऊँगा, मुझे तो यहीं चाय पीनी है। आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कैसा है। तो सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, और उससे ना आप बहुत कुछ सीख पाओगे। नए-नए लोगों के साथ बैठोगे, आपको समझ में आएगा। आप ना एक बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होके ना उनके बारे में, उनकी जगहों के बारे में समझ पाओगे। जैसे जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। जी। सिक्किम से लोग मिलते हैं, जयपुर से, मतलब राजस्थान के लोग मिलते हैं, बैंगलोर के लोग मिलते हैं। उनका कल्चर भी समझ में आता है। वो लोग बताते हैं, और आपको ना कहीं जब आप अलग-अलग जगहों के लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ में आता है कि किस जगह का इंसान कैसा है। हम्म। जैसे मैं अभी रिसेंटली कश्मीर गई हूँ। हम्म। मुझे मेरे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था कश्मीर का। अच्छा। हालाँकि इतनी सारी चीज़ें मिलती है सुनने को, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वहाँ के लोग बहुत बहुत प्यारे हैं, कश्मीर के लोग। आपको, अगर मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत कोई जगह है ना, एक शब्द में कहा जाए, तो मैंने शायद जब मैं कश्मीर गई थी ना, तो मैंने जन्नत। लिखा भी था, एक स्टोरी भी लगाई थी कि अगर एक शब्द में मोहब्बत कोई जगह होती ना, तो वो कश्मीर होती। कश्मीर होती। क्योंकि वो है इतना खूबसूरत कश्मीर, बहुत ही अच्छा, प्यारी जगह है। आपने आपके साथ में कोई कोई ऐसा सीन हुआ है, मतलब कोई ऐसा जब आप ट्रैवल कर रही हो सोलो, जो आपकी मेमोरी बन गया हो कि हाँ यार, ये तो मुझे ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगा? मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बड़ा अजीब सा ही। जब भी मैं किसी सोलो ट्रैवलिंग पे जाती हूँ, तो मेरा चालान ज़रूर कटता है। हमेशा, हर सिटी में। मैं गोवा गई हूँ, वहाँ पे मेरा चालान कटा है। मैं ऋषिकेश जाती हूँ, मुक्तेश्वर जाती हूँ, या मैं किसी हिमाचल में गई हूँ। कश्मीर में मेरा कोई चालान नहीं कटा था, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। ऐसा नहीं है मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, कभी हेलमेट नहीं होता, या कभी बस हो जाता है। तो मेरी एक याद रही है, हर ट्रिप पर मेरा एक चालान ज़रूर कटता है। सबसे बेस्ट ट्रिप कौन सी रही है आपकी? ये क्या सजेस्ट करेंगे आपके वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए? या सबसे बेस्ट ट्रिप मेरे हिसाब से ऋषिकेश है। अच्छा। बहुत सुकून है ऋषिकेश में। मुझे लगता है जैसे कि कोई इंसान बहुत अकेला है ना, और वो जब गंगा के किनारे बैठता है ना, उसकी जब आपको लहरों की आवाज़ आती है, शांत होता है, बड़ा ही अच्छा सा माहौल होता है। आप बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वहाँ बैठ के। वहाँ पे आपको, देखो, बीइंग एन हिंदू, मैं आपको बताती हूँ, हमारी शुरुआत वहीं से है, हमारा आखिरी भी हाँ। वहीं है।
हमने एक दिन वहीं चले जाना है, गंगा के किनारे, गंगा में हम चले जाएंगे। तो वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है और इसी में मुझे जाना है। तो वो जो आप जब बैठ के शांति से उस चीज़ को महसूस करते हो ना, कि ज़िंदगी ना कुछ भी नहीं है, आपके साथ जो चल रहा है, जो हो रहा है, हम भाग रहे हैं चीज़ों को लेके कि ये मुझे मिल जाए, मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, यहाँ मैं घर खरीद लूँ, वहाँ। जब आप गंगा किनारे बैठते हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप शांत हो जाते हो बिल्कुल, और आप उस पल को महसूस कर रहे होते हो। और एक अभी एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं ऋषिकेश का। हम सब लोग बैठे थे हॉस्टल में, तो एक बात चल रही थी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का पर्पस क्या है, क्यों जी रहे हैं हम। तो सबने अपने अपने ओपिनियंस दिए, सबके अपने अपने जवाब थे। हालांकि मैं अपना जवाब, मैंने कुछ बहुत अच्छा जवाब मैं नहीं दे पाई, लेकिन उस जब सारे लोग बैठे थे ना, तब तो हमारे पास जवाब नहीं थे। लेकिन जब हम गंगा के किनारे बैठे ना, और मुझे याद आया कि यार मुझसे ना कल किसी ने एक सवाल पूछा था कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों जी रहे हैं। फिर मैंने सोचा बैठ के। तो जब आप गंगा के किनारे बैठोगे ना, तो ये ज़रूर सोचना कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो क्या पर्पस मिला आपको अपनी लाइफ का? देखो, ज़िंदगी का मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें ज़िंदगी का पर्पस पता चल जाए ना कि हमें ज़िंदगी में क्यों आए हैं, तो हम ज़िंदगी से अलग हो जाएंगे। अच्छा। आपने देखा है अघोरियों को तपस्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और वो जाके हिमालय और वहाँ पे वहीं लुप्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है? उनकी ज़िंदगी का पर्पस है सिर्फ ऊपर वाले को पा लेना। और ऊपर वाले को इंसान तब पाता है जब वो बहुत सारी चीज़ें ना छोड़ देता है। तो उसको उस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए ना, उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, इस दुनिया में क्यों आए हो, ऊपर वाले ने आपको क्यों भेजा है, आपकी ज़िंदगी में सारी वो टेंशनें क्यों हुई है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, या फिर मेरे साथ ये हुआ, ही मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा किया था, मैंने तो अपनी रिलेशनशिप में पूरा 100% दिया था, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। कभी कभी हम ऐसा बहुत सोचते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में जो जो एक्सपीरियंस आते रहते हैं ना, हमें समझ में आता है यार ये उतना भी ज़रूरी नहीं है। हमारी ज़िंदगी का पर्पस कुछ और है। हालांकि अभी सब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, है नहीं, इसलिए सोलो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सोलो ट्रैवलर आप देखोगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है घूमना, वो ढूंढ रहे हैं कुछ, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, तलाश रहे हैं किसी चीज़। हालांकि मुझे भी नहीं पता क्या तलाश रहे, बस निकल गए हैं बाहर कि कुछ तो ढूंढ रहे हैं। अब वो कुछ का जवाब ना किसी के पास भी नहीं है कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुकून ढूंढ रहे हैं, मैं कहूँगा ये बात, आप कहोगे कि सुकून ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुकून भी ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उसको एक सुकून का ही नाम नहीं दे सकते कि सिर्फ हम सुकून की तलाश में निकले। सुकून तो बहुत मिलता है यार, घर पे जाते हैं, माँ के पास जाके बैठ जाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर कोई सुकून है? वो सुकून ठीक है, लेकिन एक लड़की की शादी क्यों होती है? उसके घर में उसको खाना उसके भाई बहन भी खिला सकते हैं, उसकी पढ़ाई उसके भाई बहन भी करा सकते हैं, माँ बाप सब। किसी वजह से ही शादी होती है ना, उसकी सुकून की वजह से, वरना सारी चीज़ें उसको उसके घर मिल जाएंगी। तो बहुत सारे सुकून ऐसे होते हैं जो आपको आपके माँ बाप भी नहीं दे सकते, और वो उसी सुकून को तलाशने के लिए फिर सोलो ट्रिप पे जाते हैं। फिर उनको ना फिर समझ में आता है कि यार कि हम ये तो भी बहुत ठीक हैं। हाँ, ये भी समझ और में आपको बताऊं, जब आप सोलो ट्रैवल करोगे ना, आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके ऑफिस में झगड़े चल रहे हैं और परेशान होके बस वो निकल लिए, यार बॉस ने हमें बहुत दुखी कर दिया, हम तो कंपनी छोड़ छाड़ के वो इस गम में बैठे हुए हैं कि अब यार नेक्स्ट क्या, अब कहाँ नौकरी मिलेगी। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, वो बैठे गंगा के किनारे और गंगा के किनारे बस उन्होंने, मैंने देखा है खुद, मैंने ना एक्सपीरियंस किया है। कौन सी घाट है, मुझे उस घाट का नाम नहीं आ रहा है, साई घाट पर मैं बैठी हुई थी, साई घाट बिल्कुल फ्रीडम कैफ़े के सामने है वो। तो वहाँ पर मैं बैठी थी, तो एक लड़के ने ना सैड सॉन्ग चला रखा था, पता है कौन सा, ये आई डोंट नो किसने गाया था, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। उसने वो सैड सॉन्ग छोटे से स्पीकर में चलाया हुआ था, और मैं सोच रही थी यार, फिर मैंने सोचा कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा जो ये अकेले बैठा हुआ है, बिल्कुल गाना चल रहा है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी। तो आपको ट्रैवलिंग बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं पजल्ड होते हैं बहुत सारे लोगों में। लेकिन जहाँ हम अकेले होते हैं ना, हम ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हैं। जब आपके पास कोई नहीं होता है ना बात करने के लिए, तो आप ऊपर वाले से बात करते हो, तो वो अकेलापन ही आपको वहाँ तक लेके जाता है। तो अकेलापन होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए अकेले रहने से, क्योंकि अकेले ही आए हैं,
अकेले ही जाएंगे तो डरना किस बात का, अकेलेपन से। शायद इसलिए भी होता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, अटैचमेंट तो है ही ऐसी अटैचमेंट हो चीज। जाती है। तो और बहुत सारे तो मतलब ये तो आपकी फैमिली है, आपको कभी कभी उस आदमी से भी अटैचमेंट या उस इंसान से भी अटैचमेंट हो जाता है जिससे आप बहुत बहुत कम मिले हो ज़िंदगी में, लेकिन उसकी परेशानी भी आपको अपनी लगने लगती है। और इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान आदमी वो ही है जो बहुत ज़्यादा लोगों की फिक्र करता है। बिल्कुल, जो सच्चा इंसान है ना हाँ, वो वही सबसे दुखी ज़्यादा है, परेशान है। वही मतलब जिसको परेशान सामने है। वाले की परेशानी अपनी लगने लगे ना, वो फिर ज़िंदगी में सुकून में ही नहीं रह सकता, अपनी भूल जाता है। फिर वो सोचता है कि यार इसकी परेशानी किसी वजह से दूर हो जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं भी एक बार ट्राई तो कर ही सकता हूँ नहीं, सोलो ट्रैवल। अकेला रहना बहुत अच्छा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार अकेला इंसान तो डिप्रेस्ड होता होगा, ये लगता है मुझे। हाँ, ऐसा नहीं है। हम्म। कभी ना किसी सोलो ट्रैवलर से आप पूछना वो कितना खुश होता है। आपको पता है, जब मैं कोई भी ट्रिप प्लान करती हूँ ना सोलो जाने की, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। हालांकि दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है कि मैं हर दफ़ा मैं बस सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, मुझे दोस्तों के साथ घूमना भी पसंद है। लेकिन कभी कभी ना आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा समझना चाहिए। तो जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको समझ में आता है, आप अपने आप को वक्त देते हो ना, आप अपने लिए पैकिंग कर रहे हो। आप सोलो ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं करते हो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं ऑन कैमरा नहीं रहती हूँ। मैं सोचती हूँ ना यार, मैं सिर्फ उस जगह पे जाके ना खो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कैमरा निकालूँ, ट्राइपॉड लगाऊँ, यहाँ बैठ के सुकून से वो वीडियो भी ना मैं किसी और के लिए बना रही हूँ, समझ रहे हो, कि यार बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे। नहीं, मैं जब ट्रैवलिंग पे जाती हूँ सोलो ट्रैवल पे, मैं सिर्फ कैमरा साइड रख देती हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म नहीं होती है। वरना लोगों के चार्जर, पावर बैंक साइड में होते हैं कि यार फ़ोन इतना ज़्यादा चलाएंगे, फ़ोन बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे। मैं चार्जर भी अपने साथ नहीं, मतलब रहता है साथ में, कोई पावर बैंक मैं नहीं रखती हूँ। तो आप खो जाते हो, जगहों में खो जाते हो। कभी कभी आप जाना, कभी सोलो ट्रैवल पे मैं बताऊंगी आपको कि कभी आप ना हिमाचल जाना या फिर आप उत्तराखंड जाना, ऋषिकेश ही जाओ, चलो बहुत पास है, 3 घंटे की ड्राइव है। आप ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर शिवपुरी है, आप शिवपुरी जाओ। वहाँ पर ना एक बीच है, उसका नाम है सैंड बीच। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, एक शांति वाली बीच है। इस तरफ आपको पूरी पहाड़ी दिखेंगी और पूरा एक शांत नदी, बिल्कुल उसको बीच, सैंड बीच के नाम से बोला जाता है। और उसको जाने का रास्ता भी बड़ा अटपटा सा, एक छोटी सी दुकान है चाय की, उस चाय की दुकान के पीछे से ना एक रस्सी बांधी हुई है, किसी ने काला सा रस्सी है, काली रस्सी, और उसको पकड़ के ना आपको बड़ा मुश्किल सा होता है वहाँ नीचे बीच तक पहुँच पाना। वहाँ से आप नीचे जाओ और वहाँ आप बैठो, और जब आप उस चीज़ को महसूस करोगे ना, आपको ना वहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आएंगी, बड़ी प्यारी सी आवाज़ें आएंगी, नदी की आवाज़ आएगी, और थोड़ी देर के बाद ना आपको ना नींद आने लगेगी वहाँ पे। अरे यार, सच में नींद आएगी आपको, सुकून सा महसूस होता है ना। शोर शराबा नहीं है, सिटी का शोर, ट्रैफिक, ये वो, कोई दोस्त का फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई अभी कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ बैठे हो अपने लिए। वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और इंसान को ना अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है खुद को जानना। खुद के लिए कभी कुछ किया है? खुद के लिए तो सोचते ही नहीं है कि यार आज अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करें। गर्लफ्रेंड बना ली, आप ये सोच रहे यार इसको कैसे पैम्पर करे, इसको कैसे खुश करे, उसके लिए 100 चीज़ें ढूंढेंगे, कुछ देख रहे हैं, चॉकलेट्स ले ले, ये कर ले, ये कैफ़े बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वीकेंड इस कैफ़े में चलते हैं, ये मूवी आ रही है। अपने लिए कभी सोचा है कि खुद के लिए कुछ वक्त निकाल ले? नहीं सोचा, मैं तो खुद ही कभी बता रहा हूँ सोचते ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए सोचो यार, आपकी ज़िंदगी आपके साथ है, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक पार्ट है अकेलेपन का। अकेला इंसान ना डिप्रेस नहीं होता है। लोगों की ये सब फालतू चीज़ें हैं जो लोग ये बोलते हैं ना कि सोलो ट्रैवलर डिप्रेस लोग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते। कभी एक सोलो ट्रैवलर से पूछना कि वो कितना खुश होता है, अलग ही खुशी होती मेरे है अंदर सोलो ट्रैवलिंग एक्साइटमेंट की। आ रही है सोलो ट्रैवलिंग और करने। जब हम और भी लोगों को देखते हैं ना ट्रैवल करते हुए, तो हमें लगता है कि यार इनकी लाइफ बहुत, मैं आपको सच बताऊं, जब मुझे लोग देखते हैं ना सोलो ट्रैवल करते हुए, तो लड़कियां मुझे मैसेज करती है, यार तेरा मस्त है यार, तू मस्त घूम रही है, अच्छा है यार, हम भी जाना चाहते हैं। वो बस सोचते रह जाते हैं, वो फ़ोन करते रह जाते हैं कि यार चले घूमने, प्लान नहीं बन रहे, दोस्तों के प्लान नहीं बन रहे, दोस्तों को वीक ऑफ नहीं मिल रहा है, या किसी को फैमिली में बोल रहे, कजन्स बोल रहे यार अभी तो मैं तो भी होकर आया हूँ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, सोचते रह जाते हैं। इसलिए जो मन आए, घूमने का मन है ना, अकेले निकल जाओ, अलग ही वाइब होगी। जब आप रात को निकलोगे ना और सुबह पहुंचोगे, मैंने ट्रैवल करी है कि मैंने प्लान किया इस जगह पे जाने का, जैसे भी मैं लास्ट टाइम भी ऋषिकेश जा रही थी, लेकिन मैं ऋषिकेश स्किप करके मैं चली गई कैंची धाम आश्रम, जस्ट बिकॉज मेरी गाड़ी में ना गाना मैंने चलाया, हनुमान बजरंग बान। तो जैसे ही वो गाना चला,
मुझे लगा यार मुझे ना कॉलिंग्स आ रही है, मुझे ना कैंची धाम जाना चाहिए। मैं कैंची धाम चली गई, वहाँ जाकर मैंने दर्शन किए। उसके बाद मुझे लगा यार थोड़ा और ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाकर मैं मुक्तेश्वर चली गई, टॉप पर है बिल्कुल उत्तराखंड में। तो ये अनप्लैंड होती है सोलो ट्रैवलिंग। सबसे पहली चीज़ आपको बस एक ना अपना मन बनाना है कि आई हैव टू डू इट। जहाँ आपने सोच लिया ना मैं कर लूँगा, वहाँ आप कर लोगे। अच्छा, आपको लगता है इस दौर में 2026 में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मोहब्बत जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? आज की जनरेशन की, जेन ज़ी की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, जब आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने टाइम में आपको खत भेजने पड़ते थे, फ़ोनों की बैटरी निकाल के दूसरे से एक्सचेंज करनी पड़ती थी, मुझे लगता है लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब ऐसा नहीं है जी। अब ना एक चाह होती है ना किसी को चाहने की, शिद्दत जो होती है, अब वो लोगों में नहीं है। इसकी वजह क्या लगती है आप? इसकी वजह है ना हर चीज़ का ईजी एक्सेस हो गया है। और मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उनकी कदर उतनी ही कम हो जाती है। जितनी चीज़ आपको जिसका इजी एक्सेस होगा ना जिस भी चीज़ का, वो फिर उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी। हमें लगेगा यार ये अच्छा कर लेंगे यार, क्या है तो हो जाएगा बाद में भी, ऐसा ही होता है। तो आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि किसी को पहले जैसी मोहब्बत कहाँ होती है। पहले लोग कितनी चीज़ें पापड़ बेला करते थे यार लोगों से। मतलब ऐसा होता था ना, झूठ भी बोला करते थे। आजकल के बच्चों को अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको डेट पे जाना है तो बोल कर भी चले जाते हैं। इतने पेरेंट्स आजकल कूल हो गए। हमारे ज़माने के नहीं होते थे ना पेरेंट्स, हम तो पिटते थे घर पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे लिए तो बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उतना एक्सेस नहीं था हर चीज़ का। आजकल के ज़माने में सब कुछ इजी एक्सेस है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है। हर चीज़ के लिए आपको हज़ारों ऑप्शन मिलेंगे। तो मुझे लगता है अब उतनी प्यार की उतनी अहमियत लोगों में जो आजकल है, जेन ज़ी यूथ को हम देखेंगे तो मुझे लगता है नहीं है उतनी प्यार की वैल्यू। इमोशंस उतने नहीं है, वो बहुत जल्दी मूव ऑन भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते रिलेशनशिप्स को या किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को। शायद उनका अब वैसा माइंड बन चुका है कि वो सीरियस नहीं लेना चाहते चीज़ों को। तो जहाँ कोई सीरियसनेस नहीं है वहाँ मोहब्बत तो एक्सिस्ट नहीं करती। प्यार का नाम ही सीरियसनेस है। प्यार तो पहले होता था ना कि ये रिलेशनशिप है, ये सीरियस रिलेशनशिप में हो तुम। पहले ऐसे पूछा करते थे जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, अच्छा उनका रिलेशनशिप है, अच्छा सीरियस है, हाँ सीरियस है। अब कहाँ कौन सीरियस पूछता है कि हाँ सीरियस रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, नोबडी आस्क। अब तो हैंग आउट है ज़्यादातर, घूमना फिरना है, आज इस कैफे आज उस कैफे। आज उसने गलत कर दिया तो हम मूव ऑन करके किसी और के पास चले गए, आज उसने गलत कर दिया फिर किसी और के पास चले गए। तो बस यही है। अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं है जी। ये ओल्ड स्कूल वाला प्यार ना वो अलग ही था, जो ओल्ड स्कूल वाला प्यार है अब नहीं है। वो चीज़ें बच्चों में भी बदल गई। अच्छा, आपको लगता है कि आज की डेट में अगर कोई चाहे किसी से प्यार करना तो वो पुराने टाइम की तरह से प्यार कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं अगर सामने से किसी के लिए वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ तो फिर लोग मुझे कल्चर के बेसिस पे जज करेंगे, जो वो टाइम चल रहा है कि यार ये तो बड़ा ओल्ड फैशन लड़का है, या ये तो उस टाइप की बातें कर रहा है, 90s की टाइप की। तो लोगों को चाहिए भी तो, एक दूसरे को चाहिए भी नहीं वो सारी चीज़ें। ऐसा भी है। मुझे ऐसा लगता है पुरानी चीज़ें लोगों को ना पसंद तो आती है, पर उनको ना कहीं लगता है कि सामने वाला मुझे नहीं बोलती क्या सुन रहा है ये ओल्ड स्कूल, लेकिन उसको पसंद है। जैसे नुसरत साहब को हम सब बहुत पसंद करते हैं। तो जब हमारे ये ना एक टाइम होता है जब हमारे पापा पुराने गाने सुना करते थे ना, तो हमें सोचते कि पापा क्या सुन रहे हो, ये क्या चला दिया आपने, गुलजार साहब को सुन रहे हो आप, ये वो बहुत सारे पुराने उनके गाने, किशोर कुमार और वो सबको, मोहम्मद रफ़ी साहब को, वो उन सबको सुनते थे। तो हमें लगता था पापा कितना बोरिंग है ये। लेकिन जब आप बड़े हुए ना, आपको ना उन गानों के मतलब समझ में आए। अब जैसे गाना है ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार ना मिला। अब उस टाइम में हम सुनते थे ना क्या प्यार कुछ नहीं है ये सब। लेकिन अब हम लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं ना, हमें उसके मतलब समझ में आ गए। तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त आपको ना बहुत कुछ सिखाता है। वक्त आपको पुराने गानों के मतलब भी सिखा देता है। वक्त के साथ साथ हम सीखते जाते हैं कि अच्छा ये लाइन ना ये इसलिए थी, ये एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, अब मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है जेनजीज को पसंद नहीं है, नुसरत साहब को बहुत सुनते हैं लोग, बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, पुराने गानों को भी फॉलो करते हैं। तो ये ना एक ट्रेंड वाली चीज़ें भी है, पसंद सब करते हैं
बताना नहीं चाहते कि सामने वाला मुझे जज ना करे, जज तो ना तेरा कर टेस्ट ले। कैसा है, तेरा टेस्ट ठीक नहीं है, तू कैसे गाने सुनता है, बोरिंग। ये हमारे साथ ट्रिप्स में भी होता है, जब अगर 4 दोस्त जा रहे हैं ना, एक को पसंद होंगे सैड म्यूजिक, एक को चाहिए पूरे ट्रैवलिंग वाले गाने, अब एक को चाहिए बिल्कुल रोमांटिक गाने। तो ये उस टाइम में भी होता है हमारे साथ। तो हम उसको कहते हैं क्या सैड सॉन्ग क्यों चलाए तूने, क्या हो गया तेरे साथ। वो होता है ना, हम सोचते हैं कि कोई अगर बहुत रोमांटिक गाना आज मैं सुन रही हूँ ना, तो कोई सोचेगा यार इसकी ज़िंदगी में कुछ कोई आया है शायद नया, या फिर कुछ ये सोच रही है। वहीं अगर मैंने सैड गाना चला दिया तो लोग सोचेंगे आज ये बहुत दुखी है। वहीं मैंने कोई पार्टी वार्टी वाला, तो यार ये तो पार्टी मोड जज में कर है। लेंगे बहुत जज जल्दी। करते हैं। पसंद सबको है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता कि यार मुझे ये पसंद है। ये एक तरफा मोहब्बत है जो सबके दिलों के अंदर है, लोग बस बताना नहीं चाहते। लड़कियां ज्यादा इमोशंस छुपाती हैं अपनी या लड़के? मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ज़्यादा इमोशंस अपने छुपा के रखते हैं। अच्छा। लड़की तो फिर भी कहीं ना बोल ही देती है जो उसके दिल में होता है। लड़के ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि लड़कों के ऊपर ना एक वो भी लग गया है, एक टैग है कि तुम स्ट्रांग हो। देखो मैं इसमें ना लड़कियां शायद बुरा मान जाए, लेकिन लड़कों के लिए मैं बोलूँगी कि उनके ऊपर ना एक टैग है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम रो नहीं सकते, और तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स के बाद ना तुम्हें स्ट्रांग रहना है या जो भी। तो मुझे लगता है इमोशनली अगर बात करें तो लड़के बहुत ज़्यादा ना सामने नहीं आ पाते, वो अपने जज्बातों को ना नहीं शेयर कर पाते, उनके दिल में क्या हो रहा है। उनके लड़की क्या होती है ना, लड़की सब कुछ बताती है, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे ये मिला, आज मेरे साथ ऐसे हो गया, मैंने ये शॉपिंग की, ये ख़राब था, ये अच्छा था, या आज मैं बहुत परेशान हूँ। लड़का सिर्फ उसकी बात सुनेगा, उसको तसल्ली देगा कि हाँ कोई नहीं, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन लड़का कभी ये नहीं बताएगा। और लड़की पूछती भी नहीं है, मुझे लगता है लड़की पूछेगी भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर तुमने लड़की से ये नहीं पूछा ना कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तो वो गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अगर लड़का पूछ ले कि तुमने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, वो बात उतना मैटर नहीं करेगी। तो लड़के कहीं ना कहीं अपने ना जज्बातों को बड़ा अंदर रखते हैं, अपने उस स्ट्रॉन्ग वाले टैग की वजह से, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है, लड़के हो तुम जिम्मेदार हो, तुम रो नहीं सकते, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, ऐसा भी है। तो लड़के कहीं ना कहीं इमोशनली अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर रखते हैं, वो नहीं बता पाते, उतना आ नहीं पाते सामने, छुपा के रखते हैं अपनी चीज़ों को। इमोशनल होते हैं लड़के, बहुत बहुत रोते भी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि माफ कर देना चाहिए जिंदगी में किसी को? अगर हाँ, आपसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई है, तो और मैंने उसकी माफी मांग ली, तो माफ कर देना चाहिए? या फिर या आप उस गलती को इतना बड़ा मान लोगे आप जिंदगी भर साथ नहीं रहोगे किसी के? मुझे लगता है माफ़ कर देना चाहिए। हम्म, क्यों किसी के लिए ग्रजेस रखने दिल में। दिल ना ऊपर वाले ने ना मोहब्बत के लिए बनाया है, और इसमें ना नफ़रत की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग नफ़रत की जगह बना के रखते हैं। तो मैं ये मानती हूँ, देखो मैं ना कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। हम्म, अगर आपके साथ कुछ गलत किया है ना किसी ने, तो वो उसका हिसाब अपने आप कर लेगा, आपको उसकी हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। तो और जिसका दिल बड़ा होता है ना, वो माफ़ भी कर देता है। हम्म। तो अगर आप किसी को ईजिली माफ़ कर पा रहे हो ना, मतलब आपका दिल बड़ा है। मैं बहुत ईजिली सबको माफ़ कर देती हूँ, कर देना चाहिए माफ़। कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि, और मेरा सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, क्या मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है या मोहब्बत बार बार हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत एक ही बार होती है, क्योंकि जो बार बार हो ना, वो मोहब्बत नहीं होती। हम्म, सीने पे चोट लगती है, उसका जो दर्द पहली बार जो महसूस होता है ना, वो पहली बार का ही होता है। तो वो आप ना, चाहे उसके बाद आपके साथ कितनी भी चीज़ें हुई हो, लेकिन वो जो मोहब्बत वाली चीज़ जो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती मोहब्बत। अगर वो दोबारा हो, हालांकि लोग बोलते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ऐसा नहीं है, मोहब्बत दोबारा हो सकती है। ऐसे तो आप कितनी बार भी मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन जिसने मोहब्बत की हो ना शिद्दत वाली, उससे पूछना कभी जाके, मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। पहली मोहब्बत में ऐसा होता है ना कि बहुत सारी गलियां ऐसी होती हैं जिनसे आप पहली बार गुजरते हैं, दूसरी बार में आप फिर उन गलियों में गुजरते हैं, लेकिन एक बार आप आ चुके होते हैं। आ चुके तो होते फिर हैं, तो जब आपको दोबारा पता भी आप होता उन है। गलियों से गुजरते हैं तो आपको पहले वाली याद आने लगती है। तो मैं भी ऐसे ही मानता हूँ कि हम्म। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। हाँ, मोहब्बत तो एक ही बार जी। होती है, बार बार तो मोहब्बत नहीं हो अच्छा, सकती। तन्हाई और अकेलापन में क्या फर्क लगता है आपको? तन्हाई और अकेलापन क्या है? तन्हाई और अकेलापन, देखो जो अकेलापन है ना, उसे हम खुद चूज करते हैं।
जैसे मुझे सोलो ट्रैवलिंग अरे। पसंद है, तो मैंने अकेलापन मुझे पसंद है, अकेले रहना। तो तन्हाई को हम खुद चूज़ करते, सॉरी, अकेलेपन को हम खुद चूज़ करते हैं। वहीं अगर तन्हाई की बात की जाए ना, वो कोई और चूज़ करता है। आपको तन्हा आप खुद से नहीं होते, तन्हा आपको कर दिया जाता है। तो यही एक डिफरेंस है। अकेलापन हम खुद से सोचते हैं कि हमें अकेले रहना है, हम अपने आप को वक्त देना चाहते हैं। तन्हा आपको कर दिया जाता है, वो आपके हाथ में नहीं होता। तन्हा होना कभी आपके हाथ में नहीं होता। आपने किसी से दिल लगाया, आपका दिल टूट गया, आप अकेले हो गए, लेकिन फिर आप तन्हा हो। तन्हा इंसान बड़ा परेशान होता है, उसे ही डिप्रेस्ड बोलते हैं। वैसे अकेले इंसान को डिप्रेस्ड नहीं बोलते। जी। अच्छा, तन्हाई होती ज़रूरी है वैसे, या कब तक आदमी को तन्हा रहना चाहिए? तन्हाई ज़रूरी तो नहीं है, तन्हा रहना तो ज़रूरी नहीं है, अकेले रहना ज़रूरी है मुझे लगता है। तन्हा क्यों रहना है, और ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका कभी कोई हार्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद आप, एक टाइम होता है आपकी ज़िंदगी चलो, में अब क्या आप कि उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो तन्हा हैं इस वक्त, जिनको मतलब जो बुरी तरीके से टूटे हुए लोग हैं, मैं कहती हूँ कि अकेले जिनको रहो। सहारा नहीं है मैं कोई? उनको यही कहूँगी कि तुम अकेले रहो, खुद को तन्हा मत करो, अकेले रहो। अगर तुम्हें, देखो, तन्हा इंसान ना डिप्रेस्ड होता है, वो परेशान होता है। तन्हा इंसान पता है कौन है? अकेला इंसान और तन्हा में एक डिफरेंस ये भी होगा कि आपको एक जगह पर किसी कैफ़े में कोई अकेला इंसान मिलेगा, वो म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है, या वो अकेले बैठा है। आप कहीं ना कहीं उसको देखोगे, यार ये अकेला बैठा हुआ है, शायद ही परेशान है। वो अकेला नहीं है, ना वो परेशान है, वो बस बैठा हुआ है और वो एंजॉय कर रहा है अपने अकेलेपन को। तन्हा इंसान पता है कौन होता है? जो कमरे में बैठा होता है, अपने कमरे में घर के, और वो यादों में खोया हुआ होता है, वो उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है, वो तन्हा होता है। तो अकेला तो मुझे इंसान बहुत खुश लगता है, अकेले इंसान उसको बहुत कैसे खुश है। निकलना चाहिए फिर बाहर? तन्हाई से निकलना बहुत मुश्किल है। तन्हाई एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है वक्त के साथ आप थोड़ा थोड़ा मूव ऑन करते हो, आप तन्हाई को थोड़ा पीछे छोड़ देते हो, और जब जहाँ अब आप अपने आप को पसंद करने लगते हो ना, तो आपको फिर उतना वो समझ में भी नहीं आता है। उसको दूर, तन्हाई से दूर होने के लिए कहीं ना कहीं आपको ना खुद को चूज़ करना पड़ेगा। अभी तन्हा इंसान जो है ना, उसके दिमाग में ना कोई और है। आपको उस दिमाग को ना ये करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं हूँ तभी वो है, मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होते। अपने आप को चूज़ करो तो। ये तो इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन मैं वक्त को इसको सॉल्यूशन नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि वक्त के साथ में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्रेकअप या आप लड़ाई या आप अपना रिश्ता इसलिए ख़त्म कर लेते हैं कि हाँ, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, और आप दुनिया देखते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि यार, पीछे तो मैं बहुत अच्छी चीज़ छोड़ के आ गया। तो वक्त के पास भी सब चीज़ों का मरहम नहीं होता, और तन्हाई का मरहम मुझे नहीं लगता कि वक्त के पास है। हाँ, जो आपने बात बोली कि आपको खुद के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू करनी पड़ेगी, वो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं कहीं वो ना नहीं कहीं, नहीं है भाई। बट लेकिन मुझे लगता है टाइम हील करता है आपको ना। टाइम टाइम आपके साथ में पता है क्या करता है? टाइम आपको उस जिंदगी से गुजारने के लिए जो है नहीं, आपको मजबूत कर देता है बस। मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप खुद के साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन आप तन्हा रहना बंद नहीं कर सकते टाइम के साथ। वो टाइम, मुझे लगता है टाइम के साथ हील होगा। आप वक्त दोगे, कभी तो तन्हाई से बाहर कितना आओगे। वक्त, अच्छा कितना वक्त लग उसका सकता कोई है वक्त किसी? नहीं है, बेवक्त है वो। तो फिर अगर लेकिन किसी को टाइम 50 साल लग लगेगा, जाए तो? कितना भी लग सकता है। लोगों को तो उम्र गुजार देते हैं लोग। जॉन साहब कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि उम्र गुजार दो, और उम्र उम्र गुजार गुजार दी गई। तो ऐसा भी है, कुछ लोग गुजार देते हैं, उनकी गुजर जाती है। कुछ लोग तन्हाई से बाहर आके अकेलेपन को चुन लेते उसकी हैं। उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप कि उम्र आप गुजार दीजिए। उम्र गुजार दीजिए, और उम्र उम्र गुजार गुजार दी गई। जी। तन्हाई से निकल, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। नहीं निकल पाते कुछ लोग। अच्छा, आप शायरी करती हैं, शायरी पढ़ती हैं, तो आप लिखती भी होंगी, तो आप क्या लिखती हैं? थोड़ी सी शायरी अगर वो हो जाए तो। हाँ, तो मैंने एक लिखा था कि मेरा जनाजा तो उस दिन ही उठ गया था। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी को चीट करते हुए पकड़ लो, आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो और आप उसको सामने देख लो, आपका उसका वो झूठ आपके सामने आ जाए, तो मैंने उस पर कुछ लिखा है कि मेरा जनाजा तो उस दिन ही उठ गया था जब उसकी वफा का जनाजा मेरी आंखों के सामने से गुजरा। क्या आज जो लोग मुझे देखते हैं
वो बस एक जिंदा लाश का तमाशा देखते हैं। कि मैं उसी दिन लुट गया था जब मैंने उसको देखा ना किसी और के साथ, तो मैं मर चुका था। अब जो मैं हूं ना, ये कोई और है। क्या बताए अपना हाल कि कैसे है, तुम्हारे बाद बस लोगों को अब जिंदा नजर आते हैं। क्या कहने। मेरी हाइलाइट्स में है जो मैं खुद का लिखती हूँ ना। अब जैसे मैंने ये सूट पहना था तो मैंने भी लगाई थी इस पे स्टोरी कि सफ़ेद रंग पसंद करने लगे हैं हम, कि सफ़ेद रंग पसंद करने लगे हैं हम, शायद बहुत रंग देख लिए इस दुनिया के। ऐसी वन लाइनर सी लिखती हूँ मैं ज़्यादा। मोहब्बत की कीमत हमसे मत पूछिए, हमने मुस्कुराहट बेचकर आंसू खरीदे हैं। क्या वो बिछड़कर भी मेरी जान में शामिल है, वो बिछड़कर भी मेरी जान में शामिल है। मैं उसे भूल भी जाऊं तो मुझे खुद को भूलना पड़ेगा। क्या और मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं जो अपनी बर्बादी की आखिरी निशानी मिटा दूं। क्या एक थोड़ा सा बड़ा सा सुनाऊं आपको कुछ जो मैंने लिखा है। कि तुमने पूछा था ना तुम्हारे घर का पता, चलो ठीक है आज मैं अपने घर का पता देती हूँ। तो सबसे पहले लिखो तन्हाई। यहीं से मेरी दुनिया शुरू होती है, जहाँ हर शाम किसी के ना लौटने की गवाह होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक पुराना सा चौराहा मिलेगा तुम्हें, सुकूत, जहाँ लफ्ज नहीं बोलते सिर्फ दीवारें सांस लेती है। उस चौराहे से उल्टा हाथ पे तुम मुड़ जाना, एक लंबी सी सुनसान गली शुरू होगी, हिजर की गली। वहाँ गली, वो गली जहाँ हर दरवाजे से किसी अधूरी मोहब्बत की आहट आती है और हर नाम वक्त की गर्द में गुम हो चुका है। तुम चलते रहना, रास्ता खुद तुम्हें पहुंचा देगा। फिर एक मोड़ आएगा, मलाल। यहाँ हर याद अपनी ही राख को सीने से लगाए बैठी रहती है। उस मोड़ से जरा तुम आगे गुजरना, हसरत। कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें अब भी आंखें खोले बैठी है, मगर उनका मुंतजिर कोई नहीं। थोड़ी दूर एक पुराना सा शजर नजर आएगा। उस शजर, उसके सहारे एक ना मकान होगा, मगर तुम वहां रुकना मत। वो मेरा घर नहीं है। वहां अब भी लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तुम उससे भी आगे निकल जाना, जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है और वक्त कदम रखते ही पहले इजाजत मांगता है। फिर एक बेनाम सी दहलीज मिलेगी तुम्हें, उस पर लिखा होगा खलिश। एक ऐसा दर्द जो कभी जख्म से आगे नहीं बढ़ा और कभी भर भी नहीं सकता। उसके बाद आएगी एक वीरानी सी गली, जहाँ जहाँ चिराग नहीं जलते, सिर्फ यादों के धुएं उड़ते हैं। जब तुम्हें लगे कि रास्ते का कोई आखिर नहीं, तब एक पुरानी सी तख्ती नजर आएगी जिस पे लिखा होगा कोचाई हिजर। बस एक पुराना सा मकान मिलेगा। तुम उसका दरवाजा खटखटाना, उसका दरवाजा खुला होगा, खिड़कियां भी होंगी, दरवाजा भी बिल्कुल ठीक सही सलामत होगा। बस उसके अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि जो रहता था ना वो किसी से मोहब्बत कर बैठा। क्या और फिर एक दिन अपना भी पता भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत टाइम के बाद में मैंने ऐसा पॉडकास्ट किया है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।